आज हम लोग क्लास 10th के रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन देखने वाले हैं, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चलिए शुरू करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होते क्या है। देखिए, अभिक्रिया दो प्रकार के होते हैं। अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं? दो। अभिक्रिया के कितने रूप होते हैं? दो। अभिक्रिया दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं भौतिक अभिक्रिया, और दूसरे होते हैं रासायनिक अभिक्रिया। दूसरे क्या होते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। पहला भौतिक अभिक्रिया और दूसरा रासायनिक अभिक्रिया। तो अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं? तो आप लोग कहिएगा दो। अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं? तो दो। कौन कौन? तो भौतिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया। भौतिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया। अब ये भौतिक अभिक्रिया क्या है तो समझिए। भौतिक अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया को कहते हैं को कहते हैं जो एक बार होने के बाद पुनः उसी अवस्था में आ सके। जैसे जो जैसे था अभिक्रिया किए पुनः वो वैसा हो जाएंगे, उसे भौतिक अभिक्रिया कहेंगे। अब जैसे कंसेप्ट से समझिए। जैसे किसी के पास जल है, क्या है? कहीं जल है। अब जल को जब हम लोग गर्म करते हैं तो वो बन जाता है वाष्प। क्या बनते हैं? वाष्प। और जल से पहले रहता है बर्फ। जल से पहले क्या रहता है? बर्फ। बर्फ को गर्म करने पे क्या बनता है? जल। और जल को गर्म कर देने पे वाष्प। और वाष्प जब ठंडा होते हैं तो पुनः किस में बदल जाते हैं? जल में। और जल ठंडा होते हैं तो फ्रिज में रखने पे जल किस में बदल जाते हैं? बर्फ में। तो ये मतलब हुआ कि ये अपनी अवस्था तो बदल रहा है, मतलब फिर भी क्या हो रहा है? ये अपने पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं भौतिक अभिक्रिया। इसे कौन सा परिवर्तन बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन। यह कैसे परिवर्तन कहलाएंगे? भौतिक परिवर्तन। अब कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो एक बार होने के बाद पुनः उसी अवस्था में नहीं आ सकते जल की तरह। जैसे देखिए, दूध जैसे घमता है, दूध को क्या बोलते हैं? उसको जम जाना। दूध जब जमता है फ्रिज में तो वह पुनः उसी अवस्था में आ जाते हैं गर्म होने पर। लेकिन जब दूध का पनीर बन जाता है तो बताइए वह पुनः उसी अवस्था में आ पाते हैं? तो आप कहिएगा नहीं। दूध से अगर दही बना दे तो वह पुनः दूध की अवस्था में नहीं आ सकते हैं। अब दूध से चाय बना दीजिए, पुनः वो नहीं प्राप्त हो सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। यानी हम इसमें वैसे अभिक्रिया की चर्चा करेंगे जो एक बार हो गया तो दोबारा उसी अवस्था में नहीं आ सकते हैं। उसे क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। जैसे आप लोग भोजन किए होंगे सुबह सुबह। अब जो भोजन किए हैं वह भोजन पच गया होगा। अब आप सोचिएगा न हम भोजन बेकारे किए हैं, अब जो किए थे उसको हम पुनः चाहते हैं कि भोजन बन जाए, लैट्रिन नहीं हो। तो ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं होंगे। अब खा लिया, वो लैट्रिन बन के निकलेंगे। तो ऐसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। चलिए, तो अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं? दो। ये तो समझ गया। आप समझिए। जैसे हम यहाँ पे दिए, यहाँ पे लिखे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन तो मिलकर बनता है जल। क्या बनते हैं? जल। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। अब ध्यान से देखिए, लिखिए तो अच्छा लग रहा है। यह अभिक्रिया है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लिए? जल बना लिए। लेकिन आप बताइए, यह अच्छा लग रहा है? तो आप कहिएगा यह अच्छा न लग रहा है। इतना बड़ा लिखेंगे केमिस्ट्री में काफी दिक्कत होगा। तो चलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो आप लोग 9th में पढ़े होइएगा तत्व का नाम लाइन से। जैसे 1 में हाइड्रोजन, 2 में हीलियम, 3 में लिथियम, 4 में बेरिलियम, 5 में बोरॉन, 6 में कार्बन, 7 में नाइट्रोजन, 8 में ऑक्सीजन, 9 में फ्लोरीन, 10 में नियॉन, 11 में सोडियम, 12 में मैग्नीशियम, 13 में एल्युमिनियम, 14 में सिलिकॉन, 15 में फास्फोरस, 16 में सल्फर, 17 में फ्लोरीन, 18 में आर्गन, 19 में पोटेशियम, 20 में कैल्शियम, 21 में स्कैंडियम, 22 में वैडेनियम, 23 में टाइटेनियम, 24 में क्रोमियम, 25 में मैग्नीज, 26 में लोहा, 27 में कोबाल्ट, 28 में निकेल, 29 में तांबा, 30 में जस्ता, 31 में गैलूम, 32 में जर्कोनियम, 33 में आर्सेनिक, 34 में सिल्वर, 35 में ब्रोमीन, 36 में क्रिप्टन, 37 में रूबी बडेनियम, 38 में स्ट्रोंशियम, 39 में इथेरियम, 40 में जर्कोनियम, 41 में नियोबियम, 42 में मोलिबडेनियम, 43 में टेक्नीशियम, 44 में लुथेन। ऐसे बोलते चल जाएंगे। तो यह तत्व जो होते हैं
एक से शुरू होता है, खत्म कहाँ होते हैं 118 पे। तो पूरे आवर्त सारणी में इस विश्व में कितने तत्व है 118 तत्व है, सभी का अलग अलग संकेत होते हैं। जैसे बात करें हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का संकेत होते हैं H, हाइड्रोजन का संकेत क्या होते हैं H, H2 दिखाता है। और बात करें ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का संकेत होता है O2, ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है O2, हाइड्रोजन का संकेत H, हाइड्रोजन का संकेत H और ऑक्सीजन का संकेत O, ऑक्सीजन का संकेत क्या है O। इतना तो मालूम होगा। अभी दो हम काहे लगा रहे हैं आगे पीछे, यह बात का कंसेप्ट है, इतना समझ में आ गया कि नहीं। हाइड्रोजन का संकेत लिख दिए H और 8 में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का संकेत होता है O। अभी दोनों जब मिल के बनता है तो बनता है H2O। क्या बनते हैं H2O। यह किसका फॉर्मूला है तो कहिएगा जल का फॉर्मूला है। जल का फॉर्मूला क्या होते हैं H2O, जल का फॉर्मूला क्या होते हैं H2O, जल का फॉर्मूला H2O। तो अब आप ध्यान से देखिएगा कि ये जो है ना हम H2 प्लस O2 इधर H2O बनाए हैं, यह शॉर्ट फॉर्म है। ये क्या है इसका शॉर्ट फॉर्म है, आसानी से हम लोग लिख पाए हैं। तो इसी को बोलते हैं समीकरण। इसी को क्या बोलते हैं समीकरण। इसका मतलब है रासायनिक अभिक्रिया तो समझ गए, ऐसे परिवर्तन जो पुनः नहीं आ सके। लेकिन हम अगर समीकरण की चर्चा करें तो इसमें हुआ क्या, तो आप कहिएगा बहुत आसान है। हुआ क्या कि हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को उसके किस में लिख दिए है संकेत में लिख दिए है। किस में लिख दिए है संकेत में। तो रासायनिक अभिक्रिया को उनके संकेतों के रूप में लिख देना ही क्या कहलाते हैं तो रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को उसको संकेतों के रूप में लिख देना क्या कहलाते हैं रासायनिक समीकरण। अब देखिए ये रासायनिक समीकरण है और ये शब्द समीकरण है और ये संकेत समीकरण है, जिसको क्या बोलते हैं रासायनिक समीकरण। चलिए इसको एक और उदाहरण से हम लोग समझते हैं, ऊपर लिखते हैं। जैसे यहाँ पे दिए हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो ये बनता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या बनाते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब हाइड्रोजन का सूत्र होता है H प्लस क्लोरीन का सूत्र होता है C, और दोनों के आगे हम 2 लगा दिए, वो अलग मैटर है। हाइड्रोजन का सूत्र होता है H और Cl का सूत्र होता है क्लोरीन का सूत्र होता है Cl क्लोरीन। अभी दोनों जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो बनाते हैं HCl। क्या बनाते हैं HCl। हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में अभिक्रिया करके HCl बनाते हैं, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाए। अब इसको देखिए ध्यान से, तो हम लोग क्या किए हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन इसका कुछ संकेत के रूप में लिख दिए हैं, तो इसी को बोलते हैं समीकरण। क्या कहे जाते हैं समीकरण, यानी रासायनिक अभिक्रिया को उसको संकेतों के रूप में लिख देना समीकरण कहलाते हैं। चलिए मुझे उम्मीद है कि चैप्टर का जो नाम था वो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब आपके किताब में जो है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। पानी नहीं लाया है, चलिए शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू है चलिए अब है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। उसके बाद क्या है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं, कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या विशेषता है। तो आप लोग कॉपी कलम निकाल के रखे होइएगा, मुझे उम्मीद है अगर कॉपी कलम निकाल के रखे हैं तो आप लोग उसमें उतारते चलिएगा। अभी तक जितना भी समझाए थे वो भी उतारे होंगे, जो बोलते हैं डिफिनेशन वो भी लिख लिया कीजिएगा। अब है रासायनिक अभिक्रिया के विशेषताएं। अब क्या देखने वाले रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं, क्या देखेंगे हम लोग विशेषताएं। अब देखिए यह विशेषताएं क्या है, तो पहला है गैस की उत्पत्ति। पहला क्या है गैस की उत्पत्ति। पहला क्या है गैस की उत्पत्ति। देखिए किताब जो है ना ये अलग डिजाइन से ले ले, इसको जो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं को लास्ट में पढ़ना चाहिए ताकि समझ में आ सके। अब पहले ही दे दे विशेषताएं, अब इसमें हम आपको समीकरण समझाएंगे तो अच्छा से समझ में नहीं आएगा। अब अभी आपको फिर दिक्कत होंगे, फिर बाद में समीकरण समझ में आएगा तो ये आपको ध्यान में नहीं रहेंगे। मतलब किताब को इस तरह नहीं लिखना चाहिए। अब अगर हम अपना हिसाब से पढ़ाए आगे पीछे करके, चैप्टर है हम पूरा आगे पीछे कर देंगे अपना हिसाब से पढ़ाएंगे तो सब कहेंगे फिर हो गया बातें अलग पढ़ा रहा है। तो बात समझिएगा, तो ये पहले नहीं देना चाहिए था, इसको आपको बाद में देना चाहिए था। रासायनिक अभिक्रिया पूरा हो जाता तब ना उसका विशेषता बताते कि हाँ इसका विशेषता ये सब था, ये था, इससे ये होता है, इससे ये होता है, तब अच्छा से समझ में आता। समझ में आया कि नहीं, सब पहले ही विशेषता बता देता है कि ये चीज खरीद लीजिए, इसमें फला मिलेगा, इसमें ये होगा, इसमें बम है, इसमें भड़क जाइएगा मर जाइएगा, एक पर एक विशेषता दे देते हैं।
चलिए अब चर्चा करते हैं। पहला है गैस की उत्पत्ति। अब गैस की उत्पत्ति कैसे हो जाती है तो समझिए। जैसे यहाँ पर है Z प्लस यहाँ पर है H2SO4। यहाँ पे क्या है H2SO4। अब हम लोग अभिक्रिया तो नहीं जानते हैं। अब अभिक्रिया कराने के लिए हम लोग के पास है देसी जुगाड़। अभिक्रिया कराने के लिए क्या है हम लोग के पास देसी जुगाड़। अब देसी जुगाड़ क्या है तो यहाँ पे देखिए एक वो Z है, यहाँ पे क्या है एक Z है, यहाँ पे क्या है एक Z है। तो ये जो Z है ना इसको ये अकेला है तो इसको मान लीजिए लड़का, इसको क्या मानिए लड़का। अब देखिए H2SO4 में H2 अलग है SO4 अलग है, तो जो सबसे आगे है ना उसको भी मान लीजिए लड़का, जो सबसे आगे है उसको भी क्या मान लीजिए लड़का, और जो पीछे है उसको मान लीजिए लड़की, जो पीछे है उसको क्या मान लीजिए लड़की, पीछे वाले को क्या मान लिए लड़की। अभी दोनों गए बाजार घूमने। अब इधर से जिंक उतरा एकदम मारुति में से एकदम सूट बेट झाड़ के एकदम आया दबंग दबंग दबंग। आप बताओ ये किसके साथ लड़की चल जाएगी? आप कहेगा इस लड़का के साथ इसको छोड़ के। अब इधर क्या बनेगा तो इधर कुछ अभिक्रिया होंगे। अब जो अभिक्रिया की चर्चा कर रहे हैं मैटर नहीं समझा रहे। अभी अभिक्रिया होंगे तो आगे लड़का का नाम लिखाता है, तो लड़का कौन है Z है, छोड़ता है ना जी दूसरा मार्कर लिखा। अच्छा असली मार्कर क्या है, यहाँ पे क्या बना Z है, और अब पीछे कौन लड़की है तो SO4 Z है SO4। अब अकेले कौन रह जाएगा तो आप कहिएगा H2 अकेले रह गया। H2 एक गैस है, H2 क्या है गैस है। गैस कभी भी नीचे नहीं रुकता है, गैस हमेशा ऊपर उड़ जाता है, इसलिए H2 यानी हाइड्रोजन को हम लोग ऊपर की ओर दर्शा देंगे। तो देख के बताइए इसकी पहली विशेषता क्या था लिखा हुआ गैस की उत्पत्ति। बताइए इस रासायनिक अभिक्रिया में गैस की उत्पत्ति हुई कि नहीं, इसलिए बोलते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में किसकी क्या है इसकी विशेषता पहला तो गैस की उत्पत्ति। और हम लोग देख सकते हैं जैसे बात करें किसी चीज का और ऐसे देखिए Cu प्लस H2SO4। अब इसमें भी वही कंसेप्ट है, आगे वाला को मान लीजिए लड़का ही अकेले है तो फिर आगे इसमें है तो इसको लड़का मानिए, फिर पीछे है तो इसको लड़की मानिए। अब इस लड़का इसको फंसा दिया क्या बनेगा CuSO4। अब कौन लड़का अकेले बचा तो आप लोग कहेगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को उड़ा दीजिए अकेला, तो इसी को कहते हैं गैस की उत्पत्ति। तो ये था रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता है। अगला है अवक्षेप का बनना। दूसरा क्या है अवक्षेप का बनना, इसको भी समझते हैं। तो गैस कहाँ उड़ गया ऊपर की ओर, गैस कहाँ उड़ गया ऊपर की ओर। और दूसरा लिखा हुआ है अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना। दूसरा क्या लिखा हुआ है अवक्षेप का बनना। दूसरा क्या लिखे हुए है अवक्षेप का बनना। अब अवक्षेप कैसे बनता है तो समझिए। कहीं पे हम जल भर दिए, ये क्या है जल, इसमें हम जल भर दिए, ये पूरा तरह से जल भरल है। अब इस जल में हम कोई चीज अभिक्रिया कराते हैं, क्या कराते हैं इसके ऊपर अभिक्रिया कराए, जले में हम करा दिया हमारे मन कहीं कराए अभिक्रिया। अब वो अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई कोई चीज बनेंगे, जो भी चीज निर्माण होंगे अभिक्रिया के फलस्वरूप उसको ला के हम लोग जल में रख देंगे। क्या रख देंगे जल में। जब कोई अभिक्रिया हो उस अभिक्रिया से बने जितने भी उत्पाद है उस सबको ला के हम लोग जल में रखेंगे, तो जो उत्पाद नीचे आ जाएगा नीचे आके बैठ जाएंगे, नीचे आके जल में क्या हो जाएंगे बैठ जाएंगे, उसे कहेंगे अवक्षेप। उसे क्या बोलेंगे अवक्षेप। क्या बोलते हैं उसको अवक्षेप। क्या बोलेंगे उसे अवक्षेप। और जो नहीं बैठा वो मतलब ऊपर ही ऐसे या फिर बड़ा आकार के है वो तो मेन कर्ण कहलाएंगे, लेकिन जो नीचे बैठ के वो सब क्या कहलाएंगे अवक्षेप कहलाएंगे। और सबसे फेमस अवक्षेप का नाम याद रखेगा AgCl। क्या है AgCl, यानी AgCl है। देखते हैं फेमस अवक्षेप कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, दिमाग से उतर जाता है। हाँ AgCl, ठीक है AgCl सबसे फेमस अवक्षेप कौन है AgCl। इसको बोलते हैं AgCl, यानी Ag मतलब क्या होता है चांदी, और Cl यानी Ag मतलब चांदी और Cl यानी क्लोरीन। तो AgCl सबसे फेमस क्या है अवक्षेप है। तो चलिए अब इसका एक उदाहरण देखते हैं। जैसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया की बात करें कि अवक्षेप कैसे बनते हैं, तो हम एक लेते हैं नमक। क्या लेते हैं नमक। नमक का सूत्र होता है NaCl। नमक का सूत्र क्या होते हैं NaCl। नमक का सूत्र क्या होता है NaCl। उसके बाद है AgNO3।
NO3 सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर नाइट्रेट है। अब देखिए, अब आपको पता है देसी जुगाड़, आगे वाला को क्या मान लेना है तो लड़का मान लेना है, पीछे को क्या मान लेना है तो लड़की मान लेना है, फिर आगे वाला को क्या मान लेना है तो आप कहिएगा लड़का मान लेना है, फिर पीछे को क्या मान लेना है तो आप कहिएगा लड़की मान लेना है। अब देखिए ध्यान से, अभी दोनों आपसे में बदल लेगा। अब ये लड़का इस लड़के को फंसा लेगा, ये लड़की इस लड़का को। अब देखिए ध्यान से, ये दोनों फंस गए। आप दोनों को आगे पीछे भी लिख सकते हैं। आप पहले ई लड़का का नाम लिखते हैं Na, किससे फंसा तो Na3 से, प्लस अब ये लड़का कौन है Ag, और किससे फंसा Cl से, तो Al AgCl। अब बताओ AgCl क्या है, अवक्षेप है। AgCl क्या है, अवक्षेप है। आपको बताया है अवक्षेप पानी में कहाँ चले जाते हैं, नीचे। अवक्षेप पानी में कहाँ चले जाते हैं, नीचे। इसलिए हम लोग अवक्षेप को ऐसे नीचे की ओर दर्शाते हैं। अवक्षेप को क्या करते हैं, नीचे की ओर दर्शाते हैं। अवक्षेप को क्या करते हैं हम लोग, नीचे की ओर दर्शा देते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा है, कहाँ गया, अब तेसर है रंग परिवर्तन। तेसर क्या है, रंग परिवर्तन, रंग परिवर्तन, रंग परिवर्तन। तीसरा क्या है, रंग परिवर्तन। अब रंग परिवर्तन कैसे होते हैं, अब इसकी चर्चा करेंगे। मैं 1 मिनट में पानी लेकर आता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ गए, अब है तीसरा लिख दिए रंग परिवर्तन। अब रंग परिवर्तन कैसे होते तो समझिए। जैसे हम दिए यहां पर H2SO4, क्या दिए H2SO4, यहाँ पे हम लोग क्या दिए H2SO4। अब देखिए यहाँ पे हम अभिक्रिया कराते हैं CaO, यानी हम यहाँ पे दे दिए चूना। यहाँ पे क्या दे दिए चूना, यहाँ पे हम क्या दे दिए चूना। CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड किसका सूत्र है तो चूना का सूत्र है। और H2SO4 किसका सूत्र है तो सल्फ्यूरिक एसिड यानी तेजाब का सूत्र है। तेजाब का सूत्र क्या है H2SO4। और जो खाने वाला चूना होता है, जो पुरुष लोगों को देखो ये जब बुढ़ा जाते हैं तो एकदम ऐसे ऐसे खैनी लगाते हैं, वो जो चूना होता है उसका सूत्र होते हैं CaO। उसका सूत्र क्या होता है CaO। अब देखिए ध्यान से, इसको भी अभिक्रिया कराना है। आप लोग को बोले हमारे पास है देसी जुगाड़। क्या देसी जुगाड़ है तो आगे वाला को क्या मान लेना है लड़का, फिर पीछे जो है उसको लड़की, फिर आगे वाला को लड़का, फिर पीछे है उसको लड़की। आगे वाला को क्या माने हैं लड़का, और पीछे है उसको लड़की। अब देखिए ध्यान से, इस लड़का को इस लड़की से फंसा दीजिए, इस लड़का को इस लड़की से फंसा दीजिए, यानी दोनों आपस में अपन कनिया बदल लिया, वही कंसेप्ट है। अब देखिए ध्यान से, इस लड़का के लिखेंगे बनेगा H2, क्या बनेंगे H2, O है तो H2O यानी जल बन गए। अब देखिए यहाँ पर पहले इस लड़का को लिखेंगे Ca, उसके बाद ये लड़की कौन है SO4, CaSO4, क्या हो गया CaSO4 कॉपर कहाँ थे
CaSO4, इसको क्या बोलते हैं H2SO4 यानी सर हाइड्रो CaSO4 कॉपर सल्फेट हाइड्रोसर, हाँ उसको बोलेंगे कॉपर सल्फेट। क्या बोलेंगे उसको? कॉपर सल्फेट। अब समझिए कंसेप्ट, H2SO4 इधर बना कॉपर सल्फेट। अब कंसेप्ट समझिए, अगर CaSO4 के साथ हम लोग जल के 5 अणु मिलाते हैं, कितने अणु मिलाते हैं? 5 अणु। जल के कितने अणु मिलाते हैं? 5 अणु। यह नीला कलर का हो जाता है। कैसा हो जाता है? नीला कलर का। इसको बोलते हैं नीला थोथा। क्या बोलते हैं इसको? नीला थोथा। अब बताओ, जल कैल्शियम ऑक्साइड कैसा होता है? तो चूना देखे वैसा रहता है। H2SO4 उजला होता है, तेजाब। यहाँ पे क्या बन गया? नीला बन गया। बताइए रंग में परिवर्तन आए कि नहीं? रंग में परिवर्तन आ गए। तो तेसर क्या था उपयोग? इसकी विशेषता है रंग में परिवर्तन। तो हम लोग ये भी देख लिए कि होता है रंग में परिवर्तन। उसके बाद है ताप में परिवर्तन। उसके बाद क्या है? ताप में परिवर्तन। अब देखिए ताप में परिवर्तन कैसे होता है। ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। अब ताप में कैसे परिवर्तन हो रहा है? तो कोई रासायनिक अभिक्रिया है। कोई क्या हो रहा है? रासायनिक अभिक्रिया। अगर उस रासायनिक अभिक्रिया में, यहाँ पे लिखते यह कोई अभिक्रिया है, और इस अभिक्रिया में ताप जो है बाहर निकल रहा है। ताप क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। ताप इस अभिक्रिया में बाहर निकल रहा है। तो अब आपके बताइए इसके तापमान में क्या परिवर्तन आया? घटेगा या बढ़ेगा? तो आप कहिएगा इसका तापमान बाहर निकल रहा है तो इसका तापमान घटेगा। अब एक रासायनिक अभिक्रिया हम यहाँ पे बनाते हैं, यह भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। यह भी क्या हो रहा है? अभिक्रिया। लेकिन इस अभिक्रिया में क्या है? इसका तापमान बढ़ रहा है, यानी बाहर से तापमान कहाँ आ रहा है? अंदर की ओर। बाहर से तापमान कहाँ आ रहे हैं? अंदर की ओर। अब यहाँ पे दो केस है कि ताप परिवर्तन में या तो तापमान घट जाएंगे या तो तापमान बढ़ जाएंगे। पहला तापमान घट जाएंगे और दूसरा तापमान बढ़ जाएंगे। तो अगर तापमान घट गए तो क्या होगा, अब बढ़ गए तो क्या होगा? तो समझिए तापमान बढ़ जाएगा, यानी ये क्या किया? दोसर के तापमान को ले लिया है। दोसर के तापमान को क्या किया है? ले लिया है। दोसर के तापमान को ले लिया मतलब दूसरा का शोषण किया है। दूसरा का क्या किया है? शोषण किया है। तो इसे शोषण किया है। और देखिए ये जो है अपना तापमान को बाहर निकाल रहा है। अपने मतलब पेड़ को काट के कुछ भाग को बाहर कर देते, गिरा देते, क्या बोलते हैं? छेप देना, यानी छेप के हटा दिया। तो ये अपना तापमान को क्या कर रहा है? छेप के हटा रहा है। यानी छेप के हटाना मतलब छेपना मतलब हटा रहा है। और ये क्या कर रहा है? अंदर ले रहा है। ये क्या कर रहा है? अंदर ले रहा है। तो अब ये उष्मा को शोषण कर रहा है। उष्मा को क्या कर रहा है? सबका उष्मा को ले रहा है, शोषण कर रहा है। इसलिए इस अभिक्रिया को बोलेंगे उष्मा शोषी। क्या बोलेंगे उसको? उष्मा शोषी। तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तापमान बढ़ते हो उसे क्या बोलेंगे? उष्मा शोषी। यानी दूसरे के तापमान को ले लेके तब बढ़ा रहा है शोषण करके। और यहाँ पे देखिए यह क्या कर रहा है? अपने तापमान को बाहर निकाल रहा है, घटा रहा है, छेप के सबको हटा रहा है। इसको बोलेंगे उष्मा छेपी। इसको क्या बोलेंगे? उष्मा छेपी। क्या कहे जाएंगे? ये उष्मा छेपी। अगर रासायनिक अभिक्रिया में तापमान बढ़ा तो उष्मा शोषी, और तापमान नहीं बढ़ा तो उष्मा छेपी। तापमान घटने लगा यानी अपने तापमान को बाहर निकाल रहा है, इसे क्या बोलेंगे? उष्मा छेपी। और बढ़ रहा है तो उष्मा शोषी। अब आगे है अवस्था में परिवर्तन। अगला क्या है? अवस्था में परिवर्तन। अब देखिए अवस्था में परिवर्तन क्या होता है, ये समझ गया। तापमान वाला दूगो है, इसका भी समीकरण होते हैं, वो नहीं लिखे है। अगर एगो हो गया उष्मा शोषी, यानी तापमान बढ़ेगा, तापमान क्या हो जाएगा? ताप बढ़ेगा। और दूसरा लिखेगा उष्मा छेपी, कोष्ठ में इसे लिखिएगा, ठीक है। ताप घटेगा, ताप क्या हो जाएंगे? घटेंगे। अब अगला है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन। अगला क्या है? अवस्था में परिवर्तन। अब अवस्था में कैसे परिवर्तन होता है तो समझिए, जैसे हम जल का अभिक्रिया कराते हैं, यहाँ पर है H2, यहाँ पे क्या है? H2 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन क्या है? तो हवा है। ये क्या है?
हवा है, हवा यानी गैस है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं जी, यहाँ पे क्या लिखेंगे जी यानी गैस है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी गैस है तो इसको क्या लिखेंगे जी, इसको भी क्या लिखेंगे कोष्ट में जी। ये जब अभिक्रिया करता है तो बनता है H2O, क्या बना लेते हैं H2O, और H2O यानी जल लिक्विड है तो इसे लिखेंगे L, इसे क्या लिखेंगे L, इसको छोटका जी लिखेंगे, इसको भी छोटका जी लिखेंगे। आप लोग अभिक्रिया में देखे होइएगा ऐसे लिखल रहता है, देखे कि नहीं, इस तरह से देखिए रासायनिक अभिक्रिया में बुक में समझाया जाता है। तो अगर छोटका जी है तो जी फोर क्या समझिएगा गैस, क्या समझना है गैस। अगर एल है तो एल फोर लिक्विड यानी द्रव। अगर ठोस है तो ठोस को क्या बोलते हैं सॉलिड यानी एस, एस फोर क्या हो जाएगा सॉलिड, सॉलिड यानी क्या बोलते हैं इसको ठोस, एस फोर क्या हो जाएगा ठोस। एक और कुछ देता है जो जलीय विलयन कहलाते हैं, एक कुछ होता है एयू करके कुछ, मतलब ऐसे एयर कुछ नाम है, उतना ध्यान नहीं है। एक होता है कुछ इसमें दे लेना है, अभी दिख रहा है, तो उसको बोलते हैं एयर की कुछ करके होता है, उतना ध्यान नहीं आ रहा है। जो होता है वो होते हैं जलीय विलयन, उसको क्या बोलते हैं जलीय विलयन, क्या कहा जाता है उसको जलीय विलयन। यही चारे को होबे करता है, तो इसे ध्यान रखिए। जो जी होगा गैस, एल यानी लिक्विड यानी द्रव, जी यानी एस यानी ठोस, जो बच जाएगा उसको क्या बोलते हैं जलीय विलयन, क्या बोल देना है जलीय विलयन। एक क्यू शायद से होता है, एक क्यू करके होता है, शायद से कंफर्म नहीं है, उसको क्या बोलते हैं जलीय विलयन। अब अगला आगे बढ़ते हैं, तो ये है अवस्था में परिवर्तन। यहाँ पे क्या हो गया अवस्था में परिवर्तन। अब देखिए इसको मिटा देते हैं, हमें उम्मीद है आप लोग इसे नहीं उतारे होंगे। बोर्डो एकदम चमकौआ वाला है, पहले से चमकता है, मन करता है इसको नहीं क्या फाड़ के फेंक दे, फिर कहाँ पे बनाएंगे वो झमेले है। चलिए आप देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया लिखने के नियम। अच्छा हाँ ये ठीक है। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया लिखने के नियम कुछ क्या होते हैं तो समझिएगा। जैसे हम क्या किए, यहाँ पे एक अभिक्रिया करा देते हैं H2 प्लस O2 से अभिक्रिया कराते हैं, यहाँ पे बनता है H2O। यहाँ पे क्या बनते हैं H2O, H2 प्लस O2 से हम अभिक्रिया कराते हैं तो इसका यहाँ पे किसका निर्माण होते हैं H2O का, किसका निर्माण हो जाते हैं H2O का। अब देखिए H2O का निर्माण हुआ। अब ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व, समझिएगा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व या यौगिक, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व या यौगिक क्या कहलाते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये कहलाते हैं अभिकारक। क्या कहलाते हैं अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व या यौगिक क्या कहलाते हैं अभिकारक। क्या कहलाते हैं अभिकारक, अभिकारक क्या कहलाते हैं अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व या यौगिक क्या कहलाते हैं अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनते हैं, जो चीज नया बनते हैं उसे बोलते हैं प्रतिफल। क्या बोलते हैं उसको प्रतिफल, या इसी का दूसरा नाम है उत्पाद। क्या बोलते हैं उत्पाद या प्रतिफल। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व या यौगिक क्या कहलाते हैं तो कहिएगा अभिकारक। जिसके फलस्वरूप कोई नए तत्व या यौगिक का निर्माण होते वो क्या कहलाते हैं उत्पाद या प्रतिफल। वो क्या कहलाते हैं उत्पाद या प्रतिफल। अब बीच में देखिए आपको तीर दिख रहा होगा, बीच में क्या दिख रहा होगा तीर। इस तीर को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया का दिशा बताता है। तीर क्या बताता है तो कहिएगा रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया का दिशा बताता है। यह रासायनिक अभिक्रिया के क्या करते हैं तो दिशा बताते हैं। यह रासायनिक अभिक्रिया के क्या करते हैं दिशा बताते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो तीर है इसको दिशा बता रहा है, और अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको आगे दू लिखल दिख रहा होगा, दू लिखल दिख रहा है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी फार्मूला के आगे अगर कोई संख्या लिखल है वो संख्या मोल बताता है। क्या बताता है मोल। अभी मोल क्या होता है इसको तो हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे। मोल के बारे में आप लोग 9वां में पढ़े होगा, क्लास 9th के केमिस्ट्री में। मोल बराबर भार बट्टा अनुभार। मोल भी 3 प्रकार का होता है, मोललता, मोललता, मोलरता, नरमलता। यानी मोल 3 प्रकार के होते हैं जो आप लोग वहां पे पढ़े होगा। तो यहाँ पे अभी सबको नहीं जानना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो कोई संख्या लिखा रहता है ये क्या बताते हैं उसका मोल बताते हैं।
क्या बताते हैं, मोल। आप लोग हम इतना डीपली क्यों बता रहे हैं, तो वैसे बता देते हैं क्योंकि आगे आपको इतना सब पढ़ना ही पड़ेंगे। एक आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, द्रव्यमान संरक्षण के नियम, तो वहां पर भी सबका उपयोग होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे है तो ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया की कुछ विशेषताएं जो आप लोग को आनी चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी तत्व या यौगिक क्या कहलाते हैं, तो अभिकारक कहलाते हैं। जिसके फलस्वरूप कोई नया तत्व या यौगिक बनते वो क्या कहलाते हैं, प्रतिफल कहलाते हैं। और तीर क्या बताते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया की दिशा बताते हैं। और किसी भी यौगिक के आगे जो संख्या लिखा रहता है वो उसके क्या बताते हैं, मोल बताते हैं। वो क्या बताते हैं, उस यौगिक के मोल बताते हैं। अब इसको मिटाते हैं। अब देखिए अगला है संतुलित और असंतुलित समीकरण। हाँ, अब यहाँ पे समझ में, संतुलित और असंतुलित समीकरण। अब इसको समझिए। तो पहले हम संतुलित आपको बताते हैं, उसके बाद असंतुलित करके उसको संतुलित करना सिखाएंगे। जैसे देखिए हम उस समय लिखे थे H2 आगे 2 लगाए थे प्लस O2, इधर लिखे थे 2H2, क्या लिखे थे 2H2, यही कंसेप्ट था। तो आप लोग के दिमाग में होगा कि काहे लिखे है, दू काहे लिखे है, ये दू काहे लिखे है, क्या जरूरी था, जब इतना चीज या है, इतना या है, तो इतना या है वो है, तो क्या जरूरी था। अब क्या जरूरी था वहां समझिए आप। ये जो आगे संख्या होता है ना, इस फॉर्मूला के हर के लिए होता है, जितने होता है इसमें सब के लिए होता है। तो ये दो है, बताइए हाइड्रोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, आप कहिएगा दोनों के लिए। ये दो आगे वाला दोनों के लिए, लेकिन ये दो किसके लिए है, तो ये दो हाइड्रोजन के नीचे है, तो ये केवल हाइड्रोजन के लिए है। किसके लिए है, हाइड्रोजन के लिए। अब यहाँ पे देखिए ये दो किसके लिए, तो हाइड्रोजन के लिए, इसमें कोई और नहीं है, तो केवल हाइड्रोजन के लिए है। और ये भी दो हाइड्रोजन के लिए। अब हाइड्रोजन की संख्या पूछे तो ये दो है, ये दो, इधरों से दो है, इधर से दो इधर है, तो इधर दोनों में गुना हो जाएगा। दोनों में क्या होंगे, गुना। तो हाइड्रोजन की संख्या कितने हुए, तो आप कहिएगा 4। हाइड्रोजन की संख्या कितने हुए, 4। अभिकारक की ओर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 4। अब इस प्रकार ऑक्सीजन को गिनिए तो O2, यानी ऑक्सीजन कितने हैं, 2। ऑक्सीजन कितने हैं, 2। चलिए तो आप इतना समझ गया है अगर, तो एक चीज बता दीजिए हमको, 6O2। अब इसमें हमको बताइए कि कितने ऑक्सीजन है। 6O2 में हमको बताना है आपको कि कितना ऑक्सीजन है। 6O2 में कुल कितने ऑक्सीजन हैं, तो आप कहिएगा बड़ी आसान है, इसको किया जाता है गुना। क्या किए थे यहाँ पे, गुना। तो 6 दूनी के 12, कितना ऑक्सीजन है, 12। अब आप लोग कहिएगा कैसे 12 है, इसको भी एक्सप्लेन कीजिए। तो आप समझिए यहाँ पे O2 है, O2 कितना है, तो आप कहिएगा 6 गो। ये जो है बता रहा है कि 6 गो O2 है। जैसे आप लोग मैथ में पढ़े होइएगा 2A, यानी A है लेकिन कई गो A है, तो 2 गो A है। उसी प्रकार यहाँ पे O2 है, लेकिन कितना O2 है, 6 गो O2। तो चलिए बनाते हैं, 1 O2 प्लस 2 O2, 3 O2, 4, 5, 6। अब मिला 6, और 6 गो O2 है, तो 6 दूनी के कितना हुआ, 12 गो ऑक्सीजन। तो इस प्रकार होता है, इसको शॉर्टकट में लिखा गया है, इसलिए इसको गुणा करके हम लोग क्या करते हैं, उस तत्वों की संख्या को लिख देते हैं। अब यहाँ पे आइए, अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, तो 2 हो गया। अब इस तरफ देखिए, अगर हम बात करें हाइड्रोजन कितना है और ऑक्सीजन कितना है, तो आप देखिएगा हाइड्रोजन कितना है, तो इधर कहिएगा 2 है। आगे वाला जो 2 है सबके लिए ना कॉमन है, तो इस 2 में गुना होंगे तो 2 दूनी के 4। ऑक्सीजन कितना है, तो आप कहिएगा 1 को गुना, गलत जवाब। ये जो आगे 2 है ये सबके लिए है, तो कई गो ऑक्सीजन होंगे, 2 गो। अब देखिए इधर भी 4 हाइड्रोजन, इधर भी 4 हाइड्रोजन, इधर 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन। ये क्या है, यह संतुलित समीकरण है। इसी को बोलते हैं संतुलित समीकरण, जिसका अभिकारक और इसका जो बना है उत्पाद, दोनों का द्रव्यमान बराबर हो, वैसे समीकरण को क्या बोलते हैं, संतुलित समीकरण। एक नियम है जिसे बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम। क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम। इस नियम के तहत कहा गया है कि अभिकारक और प्रतिफल यानी उत्पाद दोनों की ओर का द्रव्यमान क्या होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए। उसी वह क्या होंगे, वह समीकरण संतुलित होंगे, वह समीकरण का मान्यता होगा। नहीं तो ऐसा नहीं होंगे, क्योंकि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो न तो किसी भी प्रकार के तत्वों का निर्माण होता है, न उसका वजन बढ़ता है न घटता है, इसलिए दोनों तरफ वजन क्या होते हैं, समान होते हैं। तब इसमें कुछ ऐसे अभिक्रिया दिए होंगे जो असंतुलित होंगे, यानी इस तरफ 4 गो हाइड्रोजन है तो उधर 1 गो हाइड्रोजन होगा। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उस सब को
इधर बनाना पड़ेगा बराबर, उधर भी बराबर करना पड़ेगा। यानी इधर 1 कर दो सबके लिए ना, तो उधर 4 कर दो सबके लिए। अब क्या करना सही होगा उसके बारे में अब हम लोग समझेंगे। यानी अब यहाँ पे लिखा रहेगा असंतुलित समीकरण। अब हम लोग इसे क्या करेंगे, संतुलित करना सीखेंगे। इसमें दिया तो कई गो होंगे, लेकिन हम कुछ बताएंगे और कुछ आप लोग को होमवर्क में दिया जाएगा। कुछ आपको कहाँ दिए जाएंगे, होमवर्क में। और आप लोगों को होमवर्क बनाकर क्या करना है कि जो जहाँ पे आप वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे चैनल का नाम होगा, वहां पे सब्सक्राइबर दिखाते होंगे। तो जब चैनल पे आप लोग टिपते होइएगा तो डायरेक्ट चैनल में पहुंच जाते होइएगा, वहां पे सब वीडियो आप लोगों को मिलता होगा। तो उसमें जाइएगा तो आपको देखिए ऊपर जो है सभी दिखाता होगा, और नाम टीचर से लिखल होगा कुछ कुछ, और लिंक वगैरह होगा अलग अलग वेबसाइट का, फेसबुक लिंक, इंस्टा लिंक, क्या बोलते हैं व्हाट्सअप का होगा, ऐसे अलग अलग चीज का लिंक होगा जो डाला होगा। सो वो लिंक होंगे, वहीं पे जाइएगा तो आपको मोर मिलेगा ऊपर ही, वहीं पे जब चैनल खोलते होंगे तो वहां पे मोर मिलेंगे। तो उसको जब टिपिएगा ना तो वहां पे आपको देखने को मिल जाएंगे कि कौन कौन मेरा नंबर है। उस किसी एक नंबर में उसमें क्या कीजिएगा, आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिएगा जो हम बोलेंगे होमवर्क बना के लाने के लिए। आगे हम आपको बताएंगे कि जो नंबर है वहां पे उस पर किसी में से एक पे व्हाट्सअप आप लोग कर देंगे। और वैसे हम लोग क्या करेंगे, जब वीडियो एडिट करेंगे तो जो आता है उसको यहाँ पे हम स्क्रीन पे एक बार दिखा देंगे। ये तो जगह खाली दिख रहा है ना, तो यहाँ पे हम लोग स्क्रीन पे दिखा देंगे। 3 गो नंबर भी शो करेंगे, और वहाँ पे जो आप लोग टिपिएगा जो आएगा ना वो यहाँ पे स्क्रीन पे दिखेंगे, दिख रहे होंगे, मतलब हम लगा देंगे यहाँ पे, आप लोग को अभी दिख रहे होंगे। और उसको क्या करेंगे, आप लोग उसी पे भेजेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे, ये हो गया संतुलित समीकरण। अब हम लोग क्या करेंगे, असंतुलित समीकरण पढ़ेंगे। यानी असंतुलित कर देंगे और उसको हम लोग करेंगे संतुलित। यानी इसमें दिया होगा आपके पुस्तक में असंतुलित समीकरण, हम लोगों को करना है उसको संतुलित। हम लोगों को क्या करना है, उसको संतुलित करना है। चलिए तो हम लोग देखते हैं, संतुलित करना सीखते हैं। तो पहला है MgCl, पहला है MgCl, Mg जो है प्लस है HCl, इधर मिल के बनल है MgCl2 प्लस H2, MgCl2 प्लस H2। इसको बनाने के 2 विधि होता है, एक समीकरण विधि होते हैं और एक काल्पनिक विधि होते हैं। हम लोग कल्पना करके बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे तो समझिएगा। यहाँ पे Mg कितना है तो आप कहिएगा एगो है, तो आई तरफ देखिए Mg कितना है तो आप कहिएगा एगो है। इधर बराबर लौक रहा है। याद रखिएगा जब जो भी आगे पीछे हो ना, यहाँ पे एगो यहाँ पे 4 गो है, तो उसी से मैं बराबर कर लीजिएगा। इन और देखे के भरोसे नहीं रहिएगा। जो मिला उसको पहले बराबर कीजिएगा, उसके बाद दूसरे को देखिएगा, तब मिलाइएगा सब सेम है कि नहीं। तो Mg एगो है तो यहाँ पे Mg एगो है, यहाँ पे हाइड्रोजन एगो है तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 गो है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 गो। तो आप कहिएगा बड़ी मस्त दिमाग, ये 2 को मिटा देते हैं, न रहे बांस न बाजे बांसुरी। अब देखिए तो हाइड्रोजन एगो, हाइड्रोजन एगो, बताइए सही हो गया गलत। अगर आप इसको कम कर देते हैं, मिटा देते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। यानी समीकरण को जब बराबर करना है तो उसको मिटाइएगा नहीं, कम नहीं कीजिएगा, बढ़ाइएगा। उसको क्या कीजिएगा, बढ़ा दीजिएगा। जिसमें कम होगा ना उसको बढ़ा दीजिएगा। तो अब देखिए ये हाइड्रोजन एगो है और ये हाइड्रोजन 2 गो है, तो इस हाइड्रोजन को क्या करेंगे, 2 गो बना देंगे, ताकि दोनों बढ़ के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। इसके 2 कहाँ नीचे लिखेंगे, नहीं, रासायनिक समीकरण में संतुलित करते वक्त नीचे कोनो संख्या नहीं लिखाता है, सामने लिखाएगा। उस पूरा फार्मूला के लिए हो जाता है। तो कहाँ लिख देंगे, सामने। कहाँ लिखेंगे, सामने। अब पता सामने जब लिखे तो हाइड्रोजन तो 2 गो हो गया, इन क्लोरीन भी अब कई गो हो गया, यहाँ पर 2 गो, क्योंकि ये जो 2 है अब दोनों के लिए है। तो हाइड्रोजन तो कहेगा हम तो ठीक हो गए, लेकिन अब क्लोरीन कहेगा जा हम इन्हीं तो 2 गो हो गए। अब इन्हीं मिलाइए, क्लोरीन कई गो है, तो क्लोरीन देखिए Cl2, क्लोरीन भी कई गो है, 2 गो, लेकिन मैग्नीशियम एगो है, क्योंकि आगे जो नहीं है मैग्नीशियम के ना नीचे है, तो इसके कौन गिनती नहीं होंगे। इन क्लोरीन के नीचे 2 गो है, तो क्लोरीन कितना, 2 गो। और यहाँ पर देखिए 2 क्लोरीन के लिए भी है, हाइड्रोजन के लिए भी है, तो क्लोरीन कितना, 2 गो। देखिए कितना आसान था, वेरी आसान। हम यहाँ पे 2 लगाए थे, समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब आप ध्यान से देखिए हम क्या किए हैं। तो यहाँ पे मैग्नीशियम एगो था, तो यहाँ पे मैग्नीशियम एगो था, और आपको बताया है
आपको बताया है कि जब लगे कि कम बेस है तो कम वाला को क्या करना है, ज्यादा कर देना है। तो यहाँ पे mg एगो है, यहाँ पे mg एगो है। इसको पढ़ने नहीं आता होगा कि mg क्या होता है, आप याद करो, mg खोजो किताब में, ये सोचे बोल देना। mg यानी मैग्नीशियम होता है। यहाँ पे mg एगो है, यहाँ पे mg एगो है। यहाँ पे h एगो था पहले, और यहाँ पे h कितना था, 2 गो। तब एक को 2 करना है तो इसके नीचे नहीं लिख सकते, कहाँ लिखेंगे, सामने। तो अब हाइड्रोजन हो गया 2 गो, और हाइड्रोजन इधर भी 2 गो। अब क्लोरीन यहाँ पे कितना हो गए थे, दोनों के लिए, तो क्लोरीन 2 गो, यहाँ पे भी क्लोरीन 2 गो। तो यह समीकरण क्या हो गए, संतुलित हो गए। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि ये आसान था। अब देखते हैं इसके आगे वाला एगो। चलिए अब आगे वाला को संतुलित करते हैं। है पावर, तो अब इसको संतुलित करके दिखाना हो जाए। चलिए हम आपको, कितना है इसमें, 5 गो है, 3 गो संतुलित करेंगे। कितना संतुलित करेंगे, 3 गो। 5 गो है लगभग, जिसमें से हम 3 गो संतुलित करेंगे। आप लोग को 2 गो होमवर्क में रहेंगे। 2 गो कहाँ मिलेंगे, होमवर्क में। और जो आप लोग को बताए थे, पीछे आप लोग को दिखा होगा नंबर वगैरह जो लगा दिए थे, वैसे हम एडिट करके लगाएंगे उसमें। तो जो दिखा होगा उस पर आप लोग क्या कीजिएगा, वो नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा बना के। चलिए अब देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, AlCl3 प्लस CaOH का हॉल्टवाय, इधर अभिक्रिया हुआ तो बना AlOH के हॉल्टवाय, हॉल्ट्राई है इधर 3 है, प्लस CaCl2। देखते हैं पूरा आया कि नहीं बोर्ड पे। हाँ आ गया होगा, नहीं दिख रहा है, स्टेन उधर घूम गए हैं। चलिए आ गए होंगे, इतना तो है छिक लिया होगा। अब देखते हैं AlCl3। अब मिलाइए कि 70 बराबर है कि नहीं। पहले Al से शुरू कीजिए। यहाँ पे Al कितना, तो आप कहेगा यहाँ पे एल्युमिनियम एगो, और यहाँ पर भी एल्युमिनियम एगो। तो ये दोनों कहेगा आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। अब दूसरा देखिए, यहाँ पे क्लोरीन है 3 गो, और इधर देखिएगा तो क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन है 2 गो। जा हो गया लफड़ा, इधर 3 गो और इधर 2 गो। अब इसको बराबर करे तो कैसे करे, देखिए तो इधर 2 गो इधर 3 गो, इसको कैसे बराबर करेंगे। अगर ई एगो रहता, ई 2 गो रहता, तब ना इसको 2 से गुना करते 2 गो हो जाता। अब इधर 2 गो है, इधर 3 गो है। अब हम पीटेंगे माथा कि इसको कैसे करे बराबर। माथा पीटने की जरूरत नहीं है भाइयों बहनों, क्योंकि यहाँ पे है एक ट्रिक। क्या करना है तो अब देखिए, यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 2। अब क्या करना है, इसको बराबर करना है तो दोनों आपस में गुना कीजिए। ये 2 से गुना इसमें कर दीजिए और इस 3 के गुना इसमें कर दीजिए। अब देखिए ध्यान से, 3 दूनी के 6 अद्वितीय 6। अब बताइए बराबर हो गया कि नहीं। तो ऐसा स्थिति जो दोनों आपस में बराबर ना हो, मतलब दोनों का जो पहाड़ा हो किसी से मैच न करे एक के अलावा, तो वैसे स्थिति में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों में आपस से गुना कीजिएगा। इधर वाला अंक से उधर में, उधर वाला अंक से इधर में, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। अब देखिए ध्यान से, दोनों में बराबर करना है, यानी दोनों को 6-6 करना है। तो ये पहले से क्लोरीन का एगो है, तो आप कहिएगा 3 गो। इसको 6 करने के लिए आगे क्या लगाएंगे, तो आप कहिएगा 2। आगे जब भी हम 2 लगाएंगे तो 3 दूनी के कई गो क्लोरीन, तो 6 गो क्लोरीन। तो आप कहिएगा कि एल्युमिनियम भी तो 2 गो हो जाएगा, यहाँ पे एल्युमिनियम 1 गो है। तो अभी एल्युमिनियम पे ध्यान नहीं दीजिए, लाइन से एक बार बढ़िए, उसके बाद एल्युमिनियम को चेक करेंगे कि हुआ 2 गो कि नहीं हुआ। समझ में आया कि नहीं। इसे पीछे नहीं जाना है, हमेशा आगे बढ़िए पहले। तो यहाँ पे क्लोरीन कितना हो गया, 3 दूनी के 6 गो, और यहाँ पे 2 से गुना किया, तो यहाँ पे कैसे गुना करना है, 3 से। अब देखिए ये भी 3 दूनी के 6 गो, क्लोरीन कितना हो गए, 6 गो। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए कैल्शियम कितना है, तो आप कहिएगा एगो। कितने कैल्शियम है, एगो। यहाँ पे कैल्शियम की संख्या कितना है, तो आप कहिएगा एगो। इनको सब खत्म हो गया, लाए नहीं हुए किन के, खाली मार्कर सब है, लाना पड़ेगा। एक एगो वीडियो आज बनाते हैं, लंबा वीडियो बनेगा, लगभग 40-45 मिनट के आसपास हो गया होगा। पूरा समझाने में लगभग बहुत, एगो वीडियो इसका हम बनाए थे पूरा, मतलब ऐसे ही समझाए थे, और ये वीडियो लगभग 2 घंटा का बना था। लेकिन समस्या क्या हो गया कि लैपटॉप में जब उसको कॉपी किए कैमरा से, उसके बाद जब मोबाइल में लाया था, छोटा एगो मोबाइल में आता था तो खाली बजता था, आवाज सुनाता था, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण फरमांसी नादम अजीब आवाज आता था।
एगो में लाते थे खाली चलता था, आवाज निकलवे नहीं करता था, अलग समस्या हो गया तो उसको क्या किया हम उड़ा दिए। अब एक मोबाइल से हो रहा है, स्टैंड पे मोबाइल लगा है, अब मोबाइल पूरा कस दिए हुए स्टैंड है उसका मोबाइल का, तो एकदम हो रहा है आराम से हम बता रहे हैं। अब कोई कॉपी टॉपी करने की झंझट नहीं होता, मोबाइल से एडिट करेंगे। चलिए तो अब कहाँ पर थे, भुलाई हो गए हम। मैं हूँ बाबा भुलाकर। अब देखिए यहाँ पे कैल्शियम कितना है तो आप कहिएगा एगो, और यहाँ पे कैल्शियम कितना हो चुका है तो आप कहिएगा 3 गो। तब इस कैल्शियम को कै गो बनाना पड़ेगा, 3 गो। तो इसके आगे क्या लगा देंगे, 3। इसके आगे क्या लगा देंगे, 3। अब देखिए OH के हॉल्टवा यानी OH दुनू कई गो है, दू गो आगे लगे है 3, ये 3 तो सबके लिए है, तो 3 दूनी के 6। OH कई गो हो गया तो आप कहिएगा 6 गो। OH कई गो हुआ तो 6 गो। यहाँ पे OH कई गो है तो आप कहिएगा 3 गो। अब उसको 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वेरी आसान। 3 में क्या कीजिए, 2 से गुना कीजिए, 2 कहाँ लगेगा, आगे न लगेंगे तब न सबके लिए होगा। तो आगे का कोनो भी संख्या कहाँ लगाते हैं अभिक्रिया में, आगे लगाते हैं। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे 2 लगा दिए। जब ये यहाँ पे 2 लगाए तो ये तो बराबर हो गया। अब देखिए सब बराबर हुआ कि नहीं, तो यहाँ पे एल्युमिनियम कई गो, तो आप कहिएगा 2 गो। तो यहाँ पर भी एल्युमिनियम 2 गो, बीच में बोले थे ना आपको लगा था एल्युमिनियम 2 गो, उधर 1 गो हो गया कि नहीं बराबर। और देखिए यहाँ पे क्लोरीन कई गो, तो 3 दूनी के 6 गो। यहाँ पर भी देखिए 3 दूनी के 6 गो। यहाँ पे देखिए Ca कई गो, 3 गो, तो यहाँ पर भी Ca 3 गो। यहाँ पे OH के हॉल्ट 2 गो, यहाँ 3 दूनी के 6 गो, तो यहाँ पर भी 2 तिहाई के 6 गो हो गया कि नहीं बराबर। अब देख लेते हैं एक और तीसरा नंबर, फिर चौथा, फिर पंचमा। चौथा पंचमा नहीं देंगे, आप लोग को होमवर्क में देंगे। चलिए अब तीसरा देखते हैं। तीसरा भैया कहाँ है यार, अब है Fe। कहे नहीं चलता है जी, बड़ी पीतला भर रहा है। अब अभी जाए इसको खरीदने, इसको भूल जाते हैं, हटो। Fe सही में नहीं चल रहा है, और नहीं चल रहा है। काम कर गया, लेकिन पता चलेगा खराब मार कर मिटाइबो नहीं करेगा। हाँ मिटा रहा है। Fe प्लस H2O इधर अभिक्रिया होके बन रहा है Fe3O4 प्लस H2। अब इसको करना है हमें बराबर, इसको क्या करना है, संतुलित। क्या करना है हम लोगों को, संतुलित। तो आइए संतुलित करते हैं। यहाँ पे Fe कितना है तो आप कहिएगा एगो, और यहाँ पे देखिए Fe कितना है तो आप कहिएगा 3 गो, यानी लोहा 3 गो, इधर एगो है, तो इसको बनाना पड़ेगा 3 गो। आगे क्या लगा देंगे तो आप कहिएगा वेरी आसान, आगे लगा दीजिए 3, तो क्या हो जाएंगे Fe 3 गो। Fe कितना हो जाएंगे, 3 गो। अगर हम 3 आगे लगाते तो Fe की संख्या 3। अब देखिए H2 यहाँ पे कितना है, या यहाँ पे H2 यानी हाइड्रोजन 2 गो, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 गो। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे एगो, और यहाँ पे ऑक्सीजन 4 गो, तो इसको भी करना पड़ेगा 4 गो। और 4 करने के लिए नीचे यहाँ पे हम नहीं लिख सकते, कोई भी संख्या अभिक्रिया में कहाँ लिखाते हैं, तो थुथुर पर यानी इसको मुंह के आगे लिखाता है, उस समीकरण फॉर्मूला के आगे। तो चलिए इसके आगे लिख देते हैं 4 गो। अब देखिए ये तो 4 गो हो गया ऑक्सीजन, लेकिन हाइड्रोजन को कई गो कर दिया, देखिए तो 4 दूनी के 8 गो, इधर कई गो है 2 गो। अब इसको करना पड़ेगा 8 गो, तो आगे लगा दीजिए 4, 4 दूनी की हो गया 8 गो। अब देखिए Fe कई गो, 3 गो, तो इधर भी 3 गो। H देखिए तो 4 दूनी के 8 गो, इधर भी 4 दूनी के 8 गो। O कितना, तो 4 यहाँ आगे है तो 4 गो, यहाँ पर भी 4 गो। मुझे उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आ गए होंगे, यहाँ तक आप लोगों को समझ में पूरी तरह से आ गए होंगे। तो चलिए 2 गो देते हैं होमवर्क के लिए। आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, उसको अब मन है तो बना के भेजिएगा, न तो नहीं भेजिएगा। हम आपको सलाह दिए है, आपको बना के भेजना है। अगर आप बना के भेजते हैं तो आपको इधर से इनवाइट किए जाएंगे कि हाँ सही है या गलत है, उसको मतलब बता दिए जाएंगे। चलिए देखते हैं। चौथा है आप लोग के होमवर्क में, लिखा ही नहीं रहा है, अलग झमेला। काला से लिख देंगे तो ये अलग झमेला, काला से लिखेंगे लास्ट में, हम भी नहीं लिखेंगे। फिर 4 नंबर है, क्या हो रहा है,
KClO3, इसको समीकरण को इधर लिखल है KCl प्लस O2। आपको करना है इस दोनों तरफ के बराबर। पांचवा देते हैं, पांचवा है Al प्लस H2SO4, इधर है Al2SO4 हॉल ट्राई प्लस 2H2। चलिए इसको थोड़ा हम स्पेलिंग कर देते हैं। यहाँ पे देखिए H2 4 है, SO4 यानी यहाँ पे ऑक्सीजन 4 गो है, हाइड्रोजन ये सल्फर 1 गो है। ये जो 3 है ना, इस दोनों के लिए है, यानी इसमें 3 से गुना होगा तो सल्फर 3 गो, और ऑक्सीजन में 3 से गुना होगा तो 4 तिहाई 12 गो। तो ऑक्सीजन कितना हो जाएंगे 12 गो, सल्फर रहेंगे 3 गो ही। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब हम लोग क्या देखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, उसको उपयोगी बनाना, रासायनिक अभिक्रिया में समझाना। हाँ, एक क्यू आपको बोले थे ना, जलीय द्रव में का जो नाम होता है उसको एक क्यू से दर्शाते हैं। ये सब अलग अलग है, उसको उष्मा क्षेपी उष्मा शोषी से बताते अलग अलग। अरे आप देखिए यहाँ पे विशेषता दे हैं, पहला ही शुरू में जिक्र किया था कि नहीं, और आपको हम क्या बोले थे, इसको लास्ट में बताना चाहिए था। तो जब लास्ट में बताइली है तो शुरू में दे दिया था, इसलिए नहीं कुछ बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इसका विशेषता ले हैं। अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, अपघटन होगा, विद्युत अपघटन का हो सकता है, तो प्रकाश अभिक्रिया होगा, ऐसे अलग कुछ कुछ अभिक्रिया होंगे, उदासीनीकरण होंगे। इस सबको समझने के बाद इसमें दिया होगा दहन। क्या दिया है, दहन। दहन को समझ लेंगे तो हो जाएगा फर्स्ट चैप्टर समाप्त। फर्स्ट चैप्टर क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। फिर हम लाएंगे आपके लिए इंक, फिर बनाएंगे नया वीडियो। चलिए तो शुरू करते हैं। अब है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। पहला है संयोजन। पहला क्या है, संयोजन। पहला क्या है, संयोजन। रुको तो चला अभी बड़ा सब। पहला है संयोजन, ये अच्छा चल रहा होगा। अब संयोजन मतलब होता है सटना। संयोजन मतलब सटना। अब इसका डिफिनेशन अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो कॉपी में लिखेगा। वैसे रासायनिक अभिक्रिया, वैसे रासायनिक अभिक्रिया। अच्छा, ये मिटाता है अच्छा से कि नहीं, हाँ मिटा जाता है, ठीक है। संयोजन, संयोजन, इसका डिफिनेशन लिखेगा, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में अभिक्रिया कर एक ही तत्व या एक ही यौगिक का निर्माण करते हैं, एक ही यौगिक का निर्माण करते हैं, एक ही यौगिक का निर्माण करते हैं, वैसे अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अब इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पे है 2H2, अभी 2 कैसे आई तक समझ में आ गया होगा, प्लस O2, यहाँ पे बना H2O। अब संयोजन मतलब सटना, क्या रखिएगा, संयोजन मतलब सटना। अब देखिए आपको बताए थे आगे है अकेला तो इसको मान लीजिए लड़का, इसमें ये है इधर तो इसको मान लीजिए लड़की, ये अलग अलग है इसलिए अब दोनों को लड़का नहीं मान सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा आगे लड़का को लिखा गया तो अब पीछे से कौन है, लड़की है, तो ये दोनों सट गए, ये दोनों क्या हो गए, सट गए, तो क्या हुआ, संयोजन। सट गया तो संयोजन। तो ऐसे अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में जुटकर एक ही प्रकार के कोई समीकरण, कोई यौगिक बनाते हैं, वैसे अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसको, संयोजन अभिक्रिया। आपकी किताब में संयोजन अभिक्रिया का कुछ और उदाहरण दिए होंगे, चलिए जिक्र करते हैं। जैसे है C+O2, ई मिल के बनता है CO2, पता दोनों सट गया तो क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। और देखिएगा तो Fe यानी लोहा, S यानी सल्फर मिलके बनता है फेरस सल्फेट यानी FeS। क्या बनते हैं, FeS। अब बताओ ये दोनों क्या हुए, सट गए, इसको क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। वैसे अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। अब देखते हैं वियोजन। दूसरा क्या है, वियोजन। वैसे रासायनिक अभिक्रिया, वियोजन का होता है वैसे रासायनिक अभिक्रिया जो कोई बड़े यौगिक टूटकर आपस में छोटे छोटे यौगिक का निर्माण करे, उसे बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया।
कोई बड़े यौगिक टूटकर छोटे छोटे यौगिक का निर्माण करे उसे क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। कोई बड़े यौगिक टूटकर छोटे यौगिक का निर्माण करे उसे क्या कहे जाते हैं? वियोजन अभिक्रिया। अब इसको कंसेप्ट से समझिए वियोजन अभिक्रिया को। वियोजन, जैसे हम यहाँ पे दिए आपको CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये सब तो एक साथ है। अब वियोजन से याद रखिएगा ब्रेकअप। तो जब अलग अलग हो जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? वियोजन। अभी तक हम ढूंढ सब खेल कूद रहा है, फसल है। अब जब ये हुआ झगड़ा, दोनों में हो जाएगा ब्रेकअप। तो अलग ही अलग, चलिए करते हैं सबको अलग अलग। आप देखिए CaO यहाँ पे बनेंगे Ca, यहाँ पे से 3 ऑक्सीजन में से 1 ऑक्सीजन आएंगे और C यहाँ पे 2 ऑक्सीजन बचेंगे। तो यहाँ बना CaO और यहाँ बना Ca2। अब CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड चूना का फॉर्मूला और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए कोई बड़ा यौगिक छोटे 2 यौगिक में टूट गए कि नहीं? तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई बड़े यौगिक छोटे छोटे यौगिक में टूट जाए यानी वियोजित हो जाए, वैसे अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं उसको? वियोजन अभिक्रिया। वैसे अभिक्रिया को क्या कहा जाते हैं? वियोजन अभिक्रिया। चलिए और देखते हैं वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण आपके किताब से। ये हो गया फर्स्ट वाला। और क्या जले है? लाइट पे दिखो नहीं करता है, आप तो नहीं आ जाता। अब है 2KClO3। 2KClO3 बड़ी हार्ड लग रहा है आपको। ये के अलग है, पोटेशियम Cl यानी क्लोरीन, ऑक्सीजन के 3 दूनी 6 गो अणु। ये अणु निकालने वाला समीकरण की बात है। अब यहाँ पे लाया तो 2KCl बनते हैं प्लस 3O2 बने होंगे। 3O2 क्या बनते हैं? 3O2। यानी ये जो समीकरण थे, ये जो फॉर्मूला थे, इसको हम लोग क्या किए? तोड़ दिए। इसको क्या किए है? तोड़ दिए, यानी वियोजित कर दिए, ब्रेकअप करा दिए। तो इसी को क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसको? वियोजन अभिक्रिया। तो आप ऐसे देखिएगा, अगर सट गया तो संयोजन बताइएगा, हट गया तो वियोजन बताइएगा। अब आप लोग को बताना है, जैसे कोई तत्व है AB, कोई यौगिक है, ए अलग हो गया, बी अलग हो गया, अब बताइए क्या होगा? संयोजन या वियोजन? आपको एक हट गया, ब्रेकअप हो गया तो वियोजन। और देखिए यहाँ पे ए है, इधर बी है, घूम रहा, दोनों एक बार चक्कर पकड़ करके फंस गया, इसको क्या बोलेंगे? संयोजन। क्या बोलेंगे इसको? संयोजन। तो एक हो गया संयोजन और दूसरा हो गया वियोजन। अब हम लोग तीसरा की चर्चा करते हैं जिसका नाम है विस्थापन। तीसरा क्या है? विस्थापन। तीसरा का नाम है विस्थापन। तीसरा है विस्थापन। अब विस्थापन अभिक्रिया क्या है? तो विस्थापन मतलब होता है विस्थापित करना, यानी एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान रख देना, उसको बोलते हैं विस्थापन। अब ऐसे समझिए इसको। पहले से क्या है? H2SO4 एकदम बढ़िया से घुल मिल गए, खूब खेल उड़ रहा है। क्या कर रहा है? सब खेल गुल रहा है। आगे वाला कौन है? तो कहेगा लड़का है। पीछे का कौन है? तब कहेगा लड़की है। ये सब आपस में क्या कर रहा है? खेल रहा है। अब देखिए इधर से आया जिंक, इधर से कौन आया? जिंक। एकदम जिंक है डॉन। जिंक क्या है? डॉन। अब डॉन आया तो ये लड़की का हम डॉन के साथ रहेंगे। अब जिंक है लड़का, ये अकेला, जिसको क्या मानेंगे? लड़का। अभी कहाँ चल गए? इस लड़का के पास। अब देखिए क्या होगा कि लड़का पहले लिखाता है, लड़के बाद में Z2SO4। ये लड़का दारू पी पी के मरेगा, हाइड्रोजन कहेगा चल गए छोड़ के हमके, अब हम मरेंगे दारू पी के। तब इधर कौन बचेगा? हाइड्रोजन। बताओ हाइड्रोजन को अपने स्थान से विस्थापित कर दिया गया कि नहीं? एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख दिया, उस दोनों से हटा के रख दिया, उसको अलग हो गया, विस्थापित हो गया। इसी को बोलते हैं वियोजन। विस्थापन। क्या बोलते हैं इसको? विस्थापन। एक वाली को दूसरा फंसा के देगा, उसको क्या बोलते हैं? विस्थापन। क्या बोलते हैं इसको? विस्थापन। जैसे इसका और एग्जाम्पल आपके किताब से देखते हैं। एक कर विस्थापन Fe प्लस CuSO4। Fe प्लस CuSO4। अब देखिए ध्यान से, इस Cu लड़का होगा आगे है तो, और ये लड़की होंगे, ये अकेले है तो ये भी लड़का होगा। अभी लड़का किसको फंसा लेंगे? सर की क्या बनेगा? FeSO4। अब कौन दारू पी के मरेगा? तब कहेगा Cu। बताओ इसको अपने स्थान से विस्थापित कर दिया गया कि नहीं? तो वैसे ही अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहे जाते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। अब देखते हैं आगे। ये समझ गए होंगे कि इसको स्थान से विस्थापित कर देते, इसको क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। एक होता है द्वि विस्थापन। एक क्या होते हैं? द्वि विस्थापन अभिक्रिया। दूसरा क्या होते हैं? द्वि विस्थापन अभिक्रिया।
अब ये द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है तो समझिए। द्विविस्थापन अभिक्रिया, अगला क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन में क्या होता है तो समझिए। कोई तत्व है यहाँ पे ए बी, एकता में खुश है, इधर से कोई आया एक्स वाई, इधर से क्या आया एक्स वाई। अब हुआ क्या, आगे ए है तो इसको कहेंगे लड़का, फिर पीछे बी है तो इसको कहेंगे लड़की। आ रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ ठीक है। अब ये आगे है तो इसको बोलेंगे लड़का, फिर पीछे है तो इसको बोलेंगे लड़की। अब ये लड़का क्या, इसके लड़की को फंसा लेगी, इस लड़की को तो बनेगा ए वाई। ई भी होशियार है, लड़का इसके बारे को फंसा लेगी तो बनेगा एक्स बी। अब बता, दोनों आपस में बदल लिए। यहाँ पे ए को विस्थापन हो रहा था, अभी दोनों विस्थापित कर रहा है, उसको फंसा ले, उसको फंसा ले। अब बताओ, ऐसे को बोलते हैं द्विविस्थापन। ऐसे अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन। ऐसे अभिक्रिया को क्या कहे जाते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऐसे अभिक्रिया को क्या कहे जाएंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। हमें उम्मीद है द्विविस्थापन तक आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको मिटाएंगे तो थोड़ा लेभरा जाएगा, इसलिए हम वीडियो को रोकते हैं और उसके बाद जो है इसको मिटा के फिर से फ्रेश में हम आएंगे और तब इसके आगे बताएंगे। रुक जाइए, अब क्या होगा, वीडियो फिर से आएंगे और इसमें यह बोर्ड मिटा गए रहेंगे। चलिए, अब ये मिटा चुके हैं, अब शुरू किए आगे। तो द्विविस्थापन तक हो चुका था। अब देखते हैं द्विविस्थापन के बाद उभय विस्थापन। उभय को ही द्वि बोलते हैं, उभय को ही क्या बोलते हैं? दु बोलते हैं। तो द्विविस्थापन। उसके बाद अक्षेपण अभिक्रिया। उसके बाद क्या है? अक्षेपण अभिक्रिया। ऐसे मिटाया है, सूखल कपड़ा से लसरा देगा। अब समझ में आया है। वीडियो जब रोके थे तो मिटा मिटा के चेक किए है। जब कपड़ा को भिजा देते हैं तभी पूरा मिटाता है अच्छा से, यानी पूरा साफ लगता है। जब हम सूखले कपड़ा से मार देते तब ले भी आ जाता है। इसका मतलब है जो कपड़ा से मिटा रहा है, अब इसको हम भिजा के मिटाएंगे तो धीरे धीरे सब व्हाइट हो जाएगा। अब धीरे धीरे सीख रहे हैं, मतलब दिमाग खुल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है अक्षेपण अभिक्रिया। अब क्या है? अक्षेपण अभिक्रिया। इसके बारे में बताने की हमको कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग विशेषताएं में पढ़ लिए थे। AgCl क्या होता है? अक्षेप होता है। AgCl क्या होते हैं? अक्षेप होते हैं। ऐसे कई गो होते हैं, Br ऐसे कुछ होगा और अलग अलग होते हैं जो क्या होते हैं? अक्षेप होते हैं। AgCl मुख्य है। AgCl क्या होते हैं? अक्षेप होते हैं। इसका मतलब एक चीज आप गौर कीजिएगा। चलिए हम अक्षेपण अभिक्रिया को लिखते हैं, आप लोग एक चीज गौर कीजिएगा। आप लोग बस कितना सोच सकते देखते हैं। NaCl प्लस AgNO3। अब ये मिल के बनता है AgCl प्लस NaNO3। अब यहाँ पे क्या कंसेप्ट लगा होगा? तो आप आगे वाला लड़का होगा, पीछे लड़की, फिर आगे लड़का, फिर पीछे लड़की। अब हुआ क्या होगा? ये लड़का इस लड़की को फंसाया होगा, ये लड़का इस लड़की को। देखिए AgCl बना है कि नहीं, NaNO3 बना है कि ना? आप कहेंगे तो द्विविस्थापन लग रहा है। क्या लग रहा है? द्विविस्थापन। यह क्या लग रहा है? अक्षेपण अभिक्रिया। तो क्या एक ही अभिक्रिया अलग अलग प्रकार के नाम से जाने जा सकते हैं? तो आप कहिएगा हाँ, यही देख लीजिए, अक्षेपण भी है और द्विविस्थापन भी है। तो एक ही अभिक्रिया अलग अलग नामों से जाने जा सकते हैं कि नहीं? तो आप लोग कहिएगा हाँ, बिल्कुल जाने जा सकते हैं। क्या होंगे? यह बिल्कुल जाने जा सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो ये हो गया अक्षेपण की बात। उसके बाद है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसके उदासीनीकरण अभिक्रिया, इसकी चर्चा हम लोग सबसे अच्छा से करेंगे इसके जस्ट अगला चैप्टर में। अम्ल, भस्म और लवण, अम्ल, क्षार और लवण चैप्टर में करेंगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है? इसमें एक अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके जल और नमक बनाते हैं। जल और क्या बनाते हैं? नमक। जैसे अम्ल का बात करें तो HCl अम्ल है, प्लस क्षार का बात करें तो NaOH क्षार है। अब आगे लड़का एगो फंसा लेंगे तो एगो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन है, ये लड़का इसको तो क्या बनेगा? NaCl। और NaCl नमक है, H2O जल है। देखिए बना कि नहीं बना? तो ऐसे अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसके बारे में कहाँ पढ़ना है? तो इसके अगला चैप्टर सेकेंड लेसन में पढ़ना है। उसके बाद है प्रकाश अभिक्रिया, प्रकाश रसायन अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अब प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो प्रकाश के उपस्थिति में होने वाले रासायनिक अभिक्रिया को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे प्रकाश संश्लेषण, जैसे में क्या देखेंगे हम लोग? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या थे? तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया थे। ये है प्रकाश रासायनिक
अभिक्रिया। जैसे प्रकाश में क्या होता है, प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिलता है ना, तो बना लेता है HCl। क्या बना लेते हैं, HCl। क्या बना लेते हैं, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये कैसे अभिक्रिया है, तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। कैसे अभिक्रिया है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। उसके बाद है ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया। चलिए इसको भी समझते हैं, इसको मिटाते हैं। लगता है बोर्ड मिटाने के लिए कोई देसी जुगाड़ सोचना पड़ेगा, तभी होगा। चलिए उसके बाद है ऑक्सीकरण और अवकरण। ऑक्सीकरण और अवकरण, ऑक्सीकरण और एक है अवकरण। अवकरण, अब समझिए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन जुटते हैं। ऑक्सीजन क्या होते हैं, जुटते हैं। और अवकरण अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन जुटते हैं। जिसमें कौन जुटते हैं, हाइड्रोजन। ऑक्सीकरण में कौन जुटते हैं, तो ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन, एगो बचा अवकरण, तो बचा कहते हैं हाइड्रोजन। तो अवकरण में हाइड्रोजन, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन। तो ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुटते हैं तो निकलते कौन है, तो कहिएगा हाइड्रोजन। और अवकरण में हाइड्रोजन जुटते हैं तो निकलते कौन होंगे, तो कहिएगा ऑक्सीजन। यह कंसेप्ट आप लोग को याद होनी चाहिए। अब समझिए, जैसे यहाँ पे हम क्या किए, Ca अभिक्रिया करा दिए O से, क्या बनेगा CaO। बताइए यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है या अवकरण अभिक्रिया है, तो आप कहेगा वेरी आसान अभिक्रिया है, न ऑक्सीकरण न अवकरण, वेरी आसान है। इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन जुटा है यानी ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा, ये ऑक्सीकरण होगा। और देखिए यहाँ पे दिए H2 और यहाँ पर दिए SO4। अब इसे अभिक्रिया करें तो क्या बनेगा, H2SO4। क्या बनेंगे, H2SO4। अब बताओ इसमें हाइड्रोजन क्या हुआ है, जुटी है, तो इसे क्या बोलेंगे, अवकरण अभिक्रिया। क्या बोलेंगे इसको, अवकरण अभिक्रिया। क्या कहे जाएंगे, अवकरण अभिक्रिया। यहाँ पे देखिए H2 है, यहाँ पे S है, तो क्या बनेगा H2S। ये भी क्या कहलाएंगे, 5 लौक रहा, ये भी क्या कहलाएंगे, अवकरण अभिक्रिया। क्या कहलाएंगे, अवकरण अभिक्रिया। अगर ऑक्सीजन जुटते हो तो उसके बोलिएगा ऑक्सीकरण, अगर हाइड्रोजन जुट रहा हो तो उसे बोलिएगा अवकरण। अब समझिएगा, इसी का दूसरा नाम भी होता है। अगर ऑक्सीकरण का दूसरा नाम पूछे तो उपचयन। क्या होते हैं, उपचयन। अवकरण का दूसरा नाम अपचयन। क्या होते हैं, अपचयन। अब इसका होता है उपचयन। ऑक्सीकरण का दूसरा नाम उपचयन और अवकरण का दूसरा नाम अपचयन। अब देखिए ध्यान से, अगर आप सोचिए Ca+O2, C+O2 तो क्या बनता है, CO2। बताइए ऑक्सीकरण में होगा या अवकरण में, आप कहेगा ऑक्सीकरण में, ऑक्सीजन जुटा है। तो इसे अलग अलग इसमें उदाहरण है। अब आप लोग को हम बताते हैं, आप लोग को बताना है। देखिएगा यहाँ पे एक अभिक्रिया है, इसको बताना है आपको। CuO प्लस H2, इससे बनेगा H2O प्लस Cu। क्या बनेंगे, H2O प्लस Cu। अब आपको बताना है यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है या अवकरण अभिक्रिया है। आप लोग सोचिए और बताइए क्या हो सकते हैं। तो आप लोग कहेगा CuO और H2, CuO और H2, और इधर है H2O और Cu। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे ऑक्सीजन जुटल था, अब हट गया, यहाँ पे क्या हो गया, हट गया। देखिए यहाँ से हट गया ना Cu से, तो हट गया तो क्या बोलेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ता है तो ऑक्सीजन हटता भी तो है, बताए थे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हट रहा है, देखिए ऑक्सीजन हट गया इससे, तो क्या बोलेंगे इसको, आप कहेगा उपचयन। क्या बोलेंगे, अपचयन यानी अवकरण। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुटता है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुटता है, तब क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन जुट रहा है, ऑक्सीजन जुट रहा है, ऑक्सीजन जुट रहा है, तो क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। यहाँ से ऑक्सीजन हट चुका है तो क्या बोलेंगे, अवकरण। अगर एक के अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक के साथ हो उसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स
अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। मुझे उम्मीद है ये भी आप लोग को समझ में आ गए होंगे। अब इसके कुछ उपयोग है, जैसे इसका क्या क्या उपयोग है, तो भोजन जब आप लोग खुला में छोड़ देते होइएगा तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके भोजन महक जाते हैं, इसलिए भोजन को कभी खुला नहीं रखिएगा। ऐसे कई चीज होते हैं जिसको आप लोग खुला रखिएगा तो क्या हो जाता है? दुर्गंधित हो जाते हैं। भोजन क्या हो जाते हैं? दुर्गंधित हो जाते हैं। भोजन भी पचते हैं तो ऑक्सीजन से ही पचते हैं। आप लोग को श्वसन सिस्टम में बताए थे, श्वसन तंत्र में, कि क्या होता है कि हमारे ऑक्सीजन ले जाता है हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के, और माइट्रोकॉन्ड्रिया में भोजन के जो कार्बन होता है उसके साथ जल का अभिक्रिया होती है, तो भोजन भी पचने में ऑक्सीजन क्या होते हैं? सहायक होते हैं। आग लगाने में ऑक्सीजन सहायक होते हैं। उसी बात पे अब इसमें पढ़ना है आगे, आग के बारे में, यानी दहन और ज्वाला। किसके बारे में जानना है अब? दहन और ज्वाला। दहन और ज्वाला और मोमबत्ती के बारे में जानेंगे, और उसके बाद एलपीजी गैस के बारे में। फिर यह चैप्टर हो जाएंगे समाप्त। यह चैप्टर क्या हो जाएंगे? समाप्त। तो चलिए अब दहन और ज्वाला को शुरू करते हैं। अब दहन और ज्वाला को क्या करते हैं? शुरू करते हैं। दहन और ज्वाला यहीं पे लिख देते हैं, दहन और ज्वाला। दहन और ज्वाला, अब समझिएगा कंसेप्ट दहन और ज्वाला का। दहन मतलब होता है आग, और ज्वाला मतलब होता है, ज्वाला मतलब आग के ढिढोरा। जैसे आप लोग देखे होइएगा ठंडी के महीना में लोग आग तापते, लकड़ी है तो जो आग जो लहर गया इसको बोलते हैं दहन, ऐसे जो ढिढोरा ऊपर मारता है इसको बोलते हैं ज्वाला। क्या बोलते हैं? ज्वाला। तो दहन के ढिढोरा को क्या बोलते हैं? ज्वाला बोलते हैं। अब कंसेप्ट समझिएगा, आग लगने के लिए, दहन के लिए, दहन की आवश्यक शर्तें। दहन के लिए कुछ आवश्यक शर्तें है कि ये चीज होनी चाहिए तब ये दहन होगा। अब कौन कौन आवश्यक शर्त है चलिए देखते हैं। आइए देखते हैं दहन की आवश्यक शर्तें। तो पहला है कि हम जिस चीज को जला रहे हैं वो जलने वाला होना चाहिए। अब पता चला हम गिट्टी को जला रहे हैं, वो जलेगा? नहीं जलेंगे। तो जलने का आवश्यक शर्त क्या है? तो जिस चीज को हम जला रहे हैं वो जलने वाला होना चाहिए। बालू में आग फूक रहे हैं वो जलबे नहीं करेगा, पानी में आग रहे वो लगबे नहीं करेगा। तो वैसे चीज को जलाना है जो जल सके। तो दहन का पहला सिस्टम यही कहता है, पहला नियम, कि जिस चीज को आप जला रहे हैं वो जलने वाला होनी चाहिए। पहला है ज्वलनशील पदार्थ। ज्वलनशील पदार्थ यानी हम जिस पदार्थ को जला रहे हैं वो क्या होना चाहिए? ज्वलनशील होनी चाहिए। जिस पदार्थ को हम लोग जला रहे हैं वो क्या होनी चाहिए? ज्वलनशील पदार्थ। जिस पदार्थ को हम लोग जला रहे हैं वो क्या होनी चाहिए? ज्वलनशील होनी चाहिए, जलने वाला होनी चाहिए। और दूसरा देखिएगा, पहला हो गया ज्वलनशील पदार्थ। अब अगर हम दूसरा का बात करें तो ज्वलनशील हो गया। दूसरा होता है ऑक्सीजन की आपूर्ति। ऑक्सीजन की आपूर्ति। दूसरा क्या है? ऑक्सीजन की आपूर्ति। हम किसी भी दहन के होने के लिए, किसी भी आग के लगने के लिए कौन गैस चाहिए? ऑक्सीजन। तो दूसरा क्या है? ऑक्सीजन की आपूर्ति। दूसरा क्या होनी चाहिए? ऑक्सीजन की आपूर्ति। जब तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेंगे, वहां ऑक्सीजन नहीं रहेंगे, वहां पे आग नहीं लगेंगे। इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, मोमबत्ती में आग लगाइएगा और उसको किसी चीज से ढक दीजिएगा। तो मोमबत्ती ऐसे डोल से ढक दीजिएगा, मोमबत्ती मुझा जाएंगे, क्योंकि मोमबत्ती को ऑक्सीजन नहीं पहुंचेंगे। तो ऑक्सीजन, दूसरे क्या है? जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। और तीसरा है ज्वलन ताप। किसी भी चीज को जलाने के लिए ज्वलन ताप भी बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए हम जलाना चाह रहे हैं एक लकड़ी को, एक कागज को जलाना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए यही कागज है, अब हम इसको जलाना चाहें तो पता एगो सलाई जलाएंगे, यही जल जाएगा। अब हम एक लकड़ी को जलाना चाह रहे हैं तो लकड़ी में बताओ सलाई बारेंगे तो लहरेगा? नहीं लहरेगा। इसका ज्वलन ताप क्या है? ज्यादा है। एगो ढेंग में सलाई बारेंगे, सलाई खत्म हो जाएगा, ढेंग में आग पकड़ेंगे, क्योंकि ढेंग का ज्वलन ताप क्या है? बहुत ज्यादा है। उसके ज्वलन ताप कम करने के लिए ऐसा चीज देता है जो बहुत ज्वलनशील हो, सोझे आग पकड़ ले और उसको भी आग लगा देता है। जैसे मिट्टी तेल सब छीट देते होंगे, तो जब आग नहीं लगता तो तेल छीटते हैं कि नहीं, मिट्टी तेल या पेट्रोल वगैरह छीट के जलाते हैं, तो क्या होता है? जल्दी आग पकड़ लेते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो तीसरा क्या है? जिस चीज को जला रहे हैं उसका ज्वलन ताप भी होनी चाहिए। तो दहन की कितना आवश्यक शर्तें हैं? 3। पहला तो ज्वलनशील पदार्थ होनी चाहिए, दूसरा ऑक्सीजन के आपूर्ति, और तीसरा ज्वलनशील पदार्थ। उसके बाद हम बात करते हैं मोमबत्ती का। तो मोमबत्ती का 3 भाग होते हैं। मोमबत्ती यहाँ पे बनाते हैं। मोमबत्ती के कितने भाग होते हैं? 3। देखिए मोमबत्ती जब पिघलते हैं ना तो यहाँ पे आके फिर से जम जाते हैं। तो बताइए, आपको हम अभिक्रिया पता है, मोमबत्ती के पिघलना कैसे अभिक्रिया होंगे? जम जाता है पेन से तो भौतिक होंगे।
अब जलना कैसे होंगे, तो जल गया तो दोबारा आएंगे नहीं आएंगे, तो उसे बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। तो मोमबत्ती का पिघलना भौतिक अभिक्रिया, अब मोमबत्ती का जलना रासायनिक अभिक्रिया। अब यहाँ पे मोमबत्ती जल रहा है, यहाँ पे मोमबत्ती क्या हो रहा है, जल रहा है। मोमबत्ती का 3 भाग होते हैं। सबसे बाहरी भाग को कहते हैं बाह्य, बीच वाले भाग को कहते हैं मध्य, अंदर वाले को कहते हैं आंतरिक, अंदर वाले को आंतरिक, बाह्य वाला को बाह्य, मध्य वाले को मध्य और अंदर वाले को आंतरिक। बाह्य, मध्य और आंतरिक। आंतरिक में हवा बहुत कम होता है, ये हरा कलर का दिखता है। बीच वाला में हवा थोड़ा होता है, तो ये आपको लाल कलर का, लाल पीला कलर का दिखता है। और बाहर में सबसे ज्यादा होता है, तो ये लाल टाइप का दिखता है। इसका कलर भी किसके अनुसार डिपेंड होता है, तो हवा के अनुसार। सबसे ज्यादा तापमान बाहर का होता है, सबसे कम तापमान अंदर का होता है। तो इस तरह इसको जाना जाता है, ये मोमबत्ती है। उसके बाद हम बात करते हैं एलपीजी का। एलपीजी इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। आप लोग इसी में पढ़िएगा कोई चैप्टर में हाइड्रोकार्बन के बारे में, जिसमें आता है मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। मेथेन का प्राकृतिक गैस होते हैं, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन को मिला के बनता है एलपीजी। क्या बनते हैं, एलपीजी। एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन को मिला के क्या बनते हैं, एलपीजी। जिसमें सबसे ज्यादा क्या होते हैं, ब्यूटेन। 80% तक क्या होते हैं, ब्यूटेन। इसका मतलब है एलपीजी का मुख्य अवयव किसे बोलेंगे, अवयव मतलब उसमें जो पाए जाने वाले पदार्थ मुख्य क्या है, ब्यूटेन। तो एलपीजी का मुख्य अवयव किसे बोलते हैं, तो आप कहिएगा ब्यूटेन को। एलपीजी का मुख्य अवयव किसे बोलते हैं, तो आप कहिएगा ब्यूटेन को बोलते हैं। अब ये जो प्रोपेन है ये अच्छा खासा जलता है, ब्यूटेन भी जलता है। एथेन जो है ना, ये महकता ज्यादा है। इसमें एथेन में क्या किया जाता है, एथेन मरकैप्टन मिला दिया जाता है। क्या मिलाया जाता है, एथेन मरकैप्टन ही होगा, एथेन मरकैप्टन। हाँ, क्या मिला जाता है, एथेन मरकैप्टन। तो ये बन जाता है एथिल, एथेन में मिला दिया जाता है एथिल मरकैप्टन। जब एथिल मरकैप्टन को मिलाया जाता है ना, एथिल में मरकैप्टन अभिक्रिया करा के, ये सब आप लोग पढ़े हुए, वहां पे आगे पढ़ना है। अलग अलग सीयू को क्या बोलते हैं, तो कीटोन, ऐसे पढ़े, ओ ईस्टर, COO ईथर, तो वहां पे समझना है। तो इथिल मरकैप्टन जो होता है उसको मिलाते अपने महकने लगता है। गैस कहाँ लगता है, महकने लगता है। इसलिए आप लोग के घर में अगर गैस लीक होगा ना, तो गंध देता है, तो आप लोग समझ जाते हैं गैस लीक हो रहा है। ना नॉर्मली लीक होगा तो आपको मालूम ही नहीं चलेगा। अब आपको मालूम नहीं चलेगा, आप सोचिएगा आज बनाते हैं कुछ नया, लाए है किन के कुछ नया बनाते हैं नया। जब ये आग बारिएगा बस पूरा में पहले से फैले गैस, आप बन जाइएगा जल के एकदम नया। इसलिए नया बनाने से पहले देख लीजिएगा सब चीज की ठीक है कि नहीं। लेकिन आप तो एथिल मरकैप्टन उसमें रहता है, इसलिए आप लोग को पता चल जाता है कि गैस लीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। समझ में आया कि नहीं। यहीं पे हो जाते हैं चैप्टर समाप्त। अब फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में अम्ल, भस्म और लवण के साथ। तब तक आप लोग रखेंगे अपना ख्याल। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले लेसन में अम्ल, भस्म और लवण के साथ। तब तक क्या रखेंगे आप लोग अपना ख्याल।